गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय सी। आज हम वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना पढ़ा चुके थे उसके आगे चलते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आगे की क्लासेस प्रॉपर नहीं आ पाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लेखांकन के ये कुछ क्वेश्चन पहले चैप्टर के बचे हुए थे जिन पर हमें आज बात करनी है। तो पहला है लेखांकन का महत्व। लेखांकन का महत्व, जैसा कि आप सभी को लेखांकन के बारे में बताया जा चुका है। लेखांकन कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी प्रकार के व्यवसाय में, हेल्पफुल रहती है ना। तो चूंकि लेखांकन एक प्रकार से व्यवसाय की भाषा बनी है, ठीक, इसमें पहला नंबर है लेखांकन के महत्व में स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। यानी कुछ चीजें जब सीमित होती है, यानी थोड़ी होती है, तो हम उसको याद रख सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जब चीजें लगातार बढ़ती जाती हैं, ठीक है, और उनको हमें कई दिनों तक अपने पास में यदि रखना होता है या उसको ध्यान रखना होता है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, लेखांकन। तो वो चीजें यदि हमको याद नहीं है, भूल जाती है, तो हम उस लेखांकन की प्रविष्टियां की हुई जो होती हैं लेखांकन में, उसके पालन की हुई, तो उसमें हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लेखांकन करने पर हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, या फिर एक तरह से हमारा जो किसी भी व्यवसाय में किए गए कार्य को या फिर लेन देन को ध्यान रखने के लिए लेखांकन अनिवार्य है। ठीक है, उससे हमें सारी चीजें क्लियरली पता चलती है। सेकंड आता है व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान होगा। व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान होगा अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी भी व्यवसाय को करने जाते हैं तो हमें उस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम आधी अधूरी जानकारी प्राप्त कर उस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय को हम ढंग पूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चला नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कोई भी व्यवसाय है ना, जिस किसी भी बिजनेस में हम अपना कदम बढ़ रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में हमें हर एक चीजों के बारे में पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। अगला है व्यापार का उचित मूल्यांकन। अब जिस व्यापार को हम करने जा रहे हैं, उस व्यापार का हमारे पास में एक उचित मूल्यांकन होना चाहिए कि वह व्यवसाय किस क्षेत्र के लिए सही रहेगा, उस व्यवसाय से हम लोगों को किस प्रकार से जोड़ पाएंगे, और उस व्यवसाय के जो प्रोडक्शन होंगे, उत्पादन होंगे, किस प्रकार से और कैसे होंगे, और उन उत्पादन का प्रयोग हम कितना लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। नेक्स्ट है न्यायालय में प्रमाण। लेखांकन से एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि यदि भविष्य में या फिर व्यवसाय करते समय किसी ग्राहक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो लेन देन हुए हैं उस पर वह किसी प्रकार का एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अगर उसने कोई गलती की हुई है, ठीक है, लेकिन वह उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर मान लीजिए कि यदि हमने उसको कोई भी वस्तु बेची है और उस वस्तु की उसने कीमत अदा नहीं की है या फिर उसने उधार लिया है, लेकिन वह अपने उस बातों से मुकर जाता है, तो वहां पर लेखांकन क्या करता है, लेखांकन एक साक्ष्य के रूप में, एक गवाह के रूप में प्रमाण होता है ना।
जिससे हमारे व्यवसाय में होने वाले नुकसान को रोका जा सके। नेक्स्ट है दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही में सहायक होना। एक व्यापारी दिवालिया तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसके दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक है। यानी जो उसके दायित्व है, दायित्व और संपत्ति आप लोग जानते ही होंगे, है ना। दायित्व जो है उसकी संपत्तियों से ज्यादा हो जाए, ठीक है। कब ज्यादा हो जाए, इसी प्रकार जब किसी व्यवसायिक संस्था की ऐसी स्थिति आ जाए जबकि वह दायित्वों के भुगतान करने में असमर्थ हो जाए, यानी जो दायित्व है उस व्यवसाय में उस व्यक्ति के द्वारा या फिर उस व्यवसाय का, तो उस स्थिति में क्या होता है, वह दिवालिया घोषित किया जा सकता है। और किसी भी न्यायालय को यह ज्ञान बही खातों तथा लेखों से ही होता है, ठीक है। जो बही खाते हैं या फिर जो लेखे हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है कर निर्धारण में सहायक। व्यापारियों को कई प्रकार के कर चुकाने पड़ते हैं, जैसे आय कर हो गया, बिक्री कर हो गया, संपदा कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया और उत्पाद कर हो गया, इत्यादि प्रकार के कर होते हैं। इन करों के निर्धारण में लेखांकन से बड़ी सहायता मिलती है, ठीक है। जैसे बिक्री कर, बिक्री कर यानी जितना उसने प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो जो उसने प्रोडक्ट बेचा उस पर अलग से कर लगता है। मनोरंजन का एक अलग कर लगता है, यानी हर चीजों का अलग कर लगता है, अलग टैक्सेस लगते हैं। ऋण लेने में सहायक, हमारे जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर जो लेन देन होते हैं वो सब हम लेखों में मेंटेन करते हैं, और लेखों में मेंटेन करते हैं तो यदि हमें मान लीजिए इन फ्यूचर अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लोन की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं लेखांकन को, उन्हीं लेन देनों को हम बैंक में दिखाते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। वो स्टेटमेंट हम दिखाते हैं बैंक को, और बैंक उसके बेसिस पे, उसके आधार पर हमें क्या कराती है, या उस व्यवसाय को लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। साझेदारी में सहायक। अब साझेदारी में भी सहायक किस लिए है कि लेखांकन करने पर जब साझेदार दो व्यक्ति मिलकर के किसी व्यवसाय को करते हैं तो क्या हो जाता है, लेखांकन स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है या फिर इतना लॉस हुआ है। तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का हिस्सा साझेदारों के परसेंटेज बेसिस पे बांट दिया जाता है, फिर 50-50%, क्योंकि अगर साझेदारी किया हुआ है तो एक दो व्यक्ति हैं तो हो सकता है 50-50% उनका हिस्सा हो। कभी कभी साझेदार इस प्रकार से भी होते हैं कि किसी साझेदार के 10% है और किसी के पूरे 90% है, तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, लेन देनों का और प्रॉफिट का बंटवारा किया जा सकता है। तो यह सब लेखांकन के अंतर्गत ही होता है। छल कपट तथा जालसाजी से बचाव हो जाता है। कर्मचारियों के छल कपट तथा जालसाजी से बही खाते रक्षा करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमको 2018 में, ठीक है, उसी व्यवसाय में कितने की 50,000 की क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तुलनात्मक अध्ययन को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और 2019 में कितने की होती है, 40,000 की होती है, ठीक। तो ये तुलना हम करते हैं, लेखांकन की प्रविष्टियों के माध्यम से ही हम ये तुलना कर पाते हैं कि हमको पिछले साल 2018 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2019 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है ना, ये 10,000 रुपए का अगले साल का लॉस है। प्रॉफिट तो हुआ है, 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब हम पिछले साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे तो हमको इंक्रीज होना था, यानी प्लस में जाना था, लेकिन हम डिक्रीज हो गए, यानी माइनस में हो गया, 10,000 रुपए हमारा हमने कम कमाया उस व्यवसाय से। तो ये होता है तुलनात्मक अध्ययन, जो कि लेखांकन की प्रविष्टियां या लेखांकन की वजह से ही की जा सकती है। महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान। महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान यानी व्यवसाय से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी चीजों का भी हमें पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि व्यापारी उपयोगी आंकड़े इकट्ठे कर सकता है, जैसे आय व्यय, क्रय विक्रय, पूंजी, देयताएं, संपत्ति, ह्रास, स्टॉक, विनियोग, ठीक है।
ह्रास का मतलब आप समझते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं समझते हैं तो हम आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा तो उस मोबाइल की कीमत एज अपन मानते हैं देन 10,000। अगले ही महीने आप उस मोबाइल को बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली 7 या 8,000 हो जाएगी। तो उस मोबाइल को हमने एक महीने यूज किया तो उसमें ह्रास लग गया, कितने हजार का, 2,000 का या 3,000 का, तो उसमें कीमत घटती है, ठीक है, तो उसी को ह्रास बोलते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों को लाभ। अब लेखांकन से कर्मचारियों को भी लाभ होता है, भाई उनको वेतन देने में, बोनस देने में, भत्ते में, है ना, आदि में क्या होती है, सहायता मिलती है। सरकार को लाभ, सरकार को लाभ विभिन्न प्रकार से होता है। लेखों के आधार पर व्यावसायिक संस्था को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। लेखांकन के आधार पर आयकर, बिक्री कर एवं अन्य करों के निर्धारण में भी सुविधा होती है। विभिन्न पक्षकारों को लाभ, विभिन्न पक्षकारों को लाभ में जैसे विनियोजक जो इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे लगाता है, ठीक है ना, माल उधार देने वाले, ठीक है, ऋणदाता यानी जो ऋण देने वाला है, ठीक है, तो आदि को निर्णय लेने में सुविधा होती है इस लेखांकन की वजह से, ठीक है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है लेखांकन की सीमाएं, जिसको हम दोष के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो लेखांकन की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी है, सीमाएं भी हैं, ठीक है, वो उनके अंतर्गत ही होता है। जैसे कि हमने अभी महत्व में या फिर विशेषताओं में बात किया है, तो उनमें लेखांकन की पूरी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता दिखाई गई है ना, और वही पॉइंट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निगेटिव्स भी हो जाते हैं, यानी नकारात्मक भी हो जाते हैं, जो सीमाओं में आते हैं। तो पहला है सिद्धांतों के एक पूर्ण संग्रह का अभाव। तो लेखांकन के सिद्धांतों की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके सिद्धांतों का कोई एक पूर्ण संग्रह या सूची नहीं है, यानी लेखांकन के कई प्रकार के जो सिद्धांत हैं या फिर सैद्धांतिक नियम है वो क्रमबद्ध रूप से नहीं है, उनकी एक प्रॉपर सूचियां नहीं है, ठीक। दूसरा है भूतकालीन शल्य परीक्षण। भूतकालीन शल्य परीक्षण विश्लेषण प्रस्तुत करता है, अर्थात समस्याओं को प्रस्तुत करता है, भविष्य की योजनाओं की उपेक्षा करता है। भविष्य की योजना जैसे कि हम जो फ्यूचर में प्लान बनाते हैं, जैसे हमने कोई व्यवसाय डाला तो हम उस व्यवसाय के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं कि देन उसको 3 महीने में इतना बढ़ाना है और 1 साल में इतना ज्यादा बढ़ाना है। तो भविष्य की योजनाओं की क्या करता है, उपेक्षा करता है, ठीक है। फिर सिद्धांतों पर एक मत का अभाव, ठीक है, यानी जो सिद्धांत है वो सभी एक मत के सिद्धांत नहीं होते, सभी के सिद्धांत क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर। तो सिद्धांतों के प्रतिपालन में भी बहुत सी भिन्नताएं रहती हैं, उसके फलस्वरूप परिणामों में भिन्नता रहती है, यानी जो उसके परिणाम होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और तुलना करने में भी इनको कठिनाई होती है। सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखांकन में सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का ही लेखा किया जाता है। यदि व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी कस्टमर द्वारा कोई भी माल उधार लिया जाए तो उस उधार लिए हुए माल की एंट्री नहीं की जाती, या फिर उस उधार लिए हुए माल की एंट्री किसी और में की जाती है। जो इसमें वही एंट्रियां होती हैं जो सिर्फ कैश में होती है, यानी नगद में होती है, ठीक है। सीमित अवधि के लिए होता है ये मतलब निश्चित ही अवधि के लिए होती है लेखांकन, या 3 महीने, 6 महीने या साल भर की अवधि के लिए मात्र होती है। इसमें व्याख्यात्मक विवरण का अभाव होता है। व्याख्यात्मक विवरण का अभाव ऐसा होता है कि यदि हमने कोई सामान लिया है तो हम सिर्फ डेट डालते हैं, टाइम नहीं डालते, फिर सामान डालते हैं, सामान का नाम डालते हैं, देन प्राइस डालते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं वो चीजें हम नहीं डालते, ठीक। वास्तविक मूल्य ना बता पाना, यानी जो वास्तविक मूल्य है लेखांकन में, जो वास्तविक मूल्य है तो एक निश्चित अवधि पर ही बताया जा सकता है ना। जब
साल भर का कोई लेखांकन पूर्ण होता है उसके बाद ही उसे हम दर्शा सकते हैं और बीच में हम उसके वास्तविक मूल्यों का निर्धारण नहीं कर सकते। अगला आता है लेखांकन में रुचि रखने वाले व्यक्ति या पक्षकार, यानी लेखांकन में रुचि रखने वाले जो पक्षकार है या जो व्यक्ति है। तो इसमें दो प्रकार के हमको पक्षकार या वो मिलेंगे, व्यक्ति मिलेंगे जो लेखांकन को प्रयोग में लाते हैं, क्रियाएं होंगी। लेखांकन व्यवसायिक उपक्रम की क्रियाओं में विभिन्न व्यक्तियों या समूहों व संस्थाओं को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें व्यवसाय का स्वामी, प्रबंधक, लेनदार, निवेशक, कर्मचारी, सरकार, जनता जनार्दन, शोधकर्ता आदि सुविधा की दृष्टि से लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को, यानी जो लेखांकन के उपयोग करता है, ठीक है, उनको दो भागों में बांटा। पहला भाग है आंतरिक भाग, ठीक है, और दूसरा है बाह्य उपयोगकर्ता। है पहला आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा बाह्य उपयोगकर्ता। तो अपन आते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता में। आंतरिक उपयोगकर्ता में सबसे पहले आता है नंबर व्यापार के स्वामी, ठीक, व्यापार का स्वामी होता है, ठीक, आंतरिक उपयोगकर्ता में। दूसरा होता है मुख्य कार्यकारी, यानी जो मेन काम करता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो मैनेजर, ठीक है, भाई किसी भी व्यवसाय का मैनेजर ही मुख्य काम करता है, ठीक है, तो मुख्य कार्यकारी कौन होगा? मैनेजर। अब व्यवसाय के स्वामी से तात्पर्य आप समझ ही रहे हो, बिजनेस का जो मालिक होगा, व्यवसाय का जो मालिक होगा। तीसरा है वित्तीय पदाधिकारी। वित्तीय पदाधिकारी कहने का मतलब जो कैश काउंटर पे बैठता है, यानी एक प्रकार से अकाउंटेंट, ठीक है। चौथा है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष क्या होता है? यानी एक प्रकार से इनके बाद की जो कार्य प्रणालियां होती है उनको देख रेख में रखने वाला, या फिर मैनेजर की अनुपस्थिति में या फिर अकाउंटेंट की अनुपस्थिति में कार्य को देख रेख करने वाला व्यक्ति। व्यवसाय के इकाई प्रबंधक। व्यवसाय के इकाई प्रबंधक कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए व्यवसाय कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री, ठीक है। तो कपड़ा फैक्ट्री में क्या होता है कि जो शर्ट के कॉलर है, शर्ट के कॉलर है, शर्ट के कॉलर कौन बनाता है? कोई एक व्यक्ति बनाता है, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाता है। क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? 50 लोग काम कर रहे हैं। तो 10 लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉलर बना रहे हैं। तो ये जो कॉलर वाला डिपार्टमेंट है, वो कॉलर वाले डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा, ठीक। ये हम आपको यूनिट बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं आपको? व्यवसाय के जो इकाई प्रबंधक है, ठीक है ना। तो व्यवसाय के यूनिट मैनेजर जो हो गया, तो कॉलम वाले मैनेजर अलग हो गए। अब शर्ट में ही दूसरा होता है बाण, यानी स्लीव्स होती है, ठीक है। स्लीव्स 10 लोग बना रहे हैं, इसका मैनेजर कौन हो गया? अलग हो गया, ठीक है, यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है। फिर शर्ट में ही आता है बाकी हिस्से का बनाना या कटिंग करना, ठीक है। तो बाकी हिस्सा जो होता है, बाकी हिस्सा कौन कर रहा है? जैसे पेट का और कमर का शर्ट का साइज बनाने वाला वो अलग 10 हो गए, इसके मैनेजर अलग हो गए, ठीक। इसी प्रकार से बटन लगाने वाला 10, इसके मैनेजर अलग हो गए, ठीक है। और इसी तरह से शर्ट को सिलने वाला, यानी सिलाई करने वाला है ना, सिलाई करने वाला 10, ये अलग हो गया, इसका मैनेजर अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम 60 कर देते हैं, क्योंकि हो गया 85 था, ठीक। तो ये 50 लोग में 10-10 का डिपार्टमेंट बनता है। 10 डिपार्टमेंट के मैनेजर जो होते हैं अलग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय के इकाई प्रबंधक, ठीक है। अगला आता है संयंत्र प्रबंधक। संयंत्र यानी मशीनरी मैनेजर, मशीन मैनेजर, ठीक है ना। मशीनरी मैनेजर क्या होता है कि वो एक ऐसा मैनेजर होता है जो
फैक्ट्री की सभी मशीनों की देख रेख करता है, सभी मशीनों का मेंटेनेंस करता है, ठीक है, वह व्यक्ति मशीनरी मैनेजर होता है। अगला आता है भंडार प्रबंधक। भंडार प्रबंधक का काम इतना होता है कि जितने प्रोडक्शंस हो गए उन प्रोडक्शंस को कहाँ भिजवाना है, कहाँ पर स्टोर करना है और उनकी देखरेख कैसे करनी है, भंडार प्रबंधक का यह कार्य होता है, ठीक है। फिर होता है एक लाइन पर्यवेक्षक। लाइन पर्यवेक्षक, इसका काम यह होता है जब ट्रांसपोर्टिंग होती है या फिर माल आता है या तो माल जाता है तो कहाँ आ रहा है और कहाँ को जाएगा, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, वो होता है लाइन पर्यवेक्षक। और लास्ट में आता है कर्मचारी, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है, कर्मचारी। तो ये जो 10-10-10 हम दिखा रहे थे वो कौन है, कर्मचारी ही है, ठीक है। फिर दूसरा आता है बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता में संस्था के बाहरी व्यक्तियों से है, यानी जो संस्था में नहीं है, संस्था के बाहरी व्यक्ति होते हैं जो लेखांकन सूचनाओं में अभिरुचि रखते हैं, ठीक है। इनमें निम्नलिखित व्यक्तियों या संस्थाओं को शामिल किया जाता है। पहला नंबर है वर्तमान निवेशक, यानी जो प्रेजेंट टाइम पे उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, ठीक है। दूसरा होता है संभावित या भावी निवेशक। संभावित या भावी निवेशक, इसमें मतलब एक प्रकार से कंफ्यूजन होती है कि यह व्यक्ति निवेश कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक। अगला आता है बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान। तो बैंक तो आप जानते ही हैं, अन्य वित्तीय संस्थान में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कर्ज लेते हैं एज अ इंटरेस्ट वाइज, ठीक है, यानी उसको हम उसका क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, है ना, महीने में, 3 महीने में, साल भर में, ठीक है। तो ये अन्य वित्तीय संस्थान हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है आपका लेनदार। इसी प्रकार से वर्तमान एवं भावी लेनदार, उधार माल और सेवाएं देने वाले बैंकर, विनियोजक एवं बीमा कंपनियां, अन्य वित्तीय संस्थाएं साख या माल उधार देने के पूर्व व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर विचार करती है, ठीक है। फिर लास्ट आता है प्रबंधक और प्रबंध, यानी एकाकी व्यापार में व्यवसाय के स्वामी ही क्या होते हैं, प्रबंधक होते हैं। यानी एकाकी व्यापार का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति द्वारा जो व्यापार किया जाता है तो उसका स्वामी तो ऑलरेडी वही होगा, ठीक है ना, प्रबंधक वही होगा, वही व्यक्ति होगा जो उसका मालिक है, ठीक है। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में कुछ या सभी साझेदार प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो साझेदारी वाले व्यवसाय होते हैं उनमें सभी साझेदार एक प्रकार से प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं, परंतु संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की दशा में स्वामित्व तथा नियंत्रण 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कंपनी के स्वामी तो अंशधारी होते हैं, जबकि इनका प्रबंध पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रबंधकों की लेखांकन सूचनाओं में विशेष रुचि होती है क्योंकि व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व इन्हीं के ऊपर रहता है। लास्ट आता है शोधकर्ता। शोधकर्ता लेखांकन सूचनाओं का उपयोग शोधकर्ता द्वारा भी किया जाता है। लेखांकन विवरणों एवं प्रतिवेदनों का विश्लेषण और उसका विवेचन, ठीक है, तथा निर्वचन का शोधकर्ता निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका लेखांकन में रुचि रखने वाले व्यक्ति या पक्षकार समाप्त होता है। अगला आता है लेखांकन का आधार। अब लेखांकन का आधार 2 होता है और उन्हीं 2 पे हम आपको अंतर भी समझाते जाएंगे, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को हम एक साथ में समझाते जाएंगे। तो लेखांकन के आधार 2 है, एक रोकड़ आधार है, ठीक है, और दूसरा है उपार्जन आधार। रोकड़ का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कैश बेसिस, और उपार्जन का आप क्या है, स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग, ठीक। तो हम आते हैं सबसे पहले रोकड़ आधार पे।
तो रोकड़ आधार यानी पूर्णतः नगद पर डिपेंड करता है, यानी जो लेखांकन नगद पर किया जाता है ना, यानी कैश देने पर वस्तु की उपयोगिता की जाती है ना। तो इसमें रोकड़ का आधार लेखांकन की वह प्रकृति जिसमें आगम तथा व्यय को तभी मान्यता मिलती है जब वह लेखांकन कैश में पूर्ण किया जाए, ठीक है ना। और सभी प्रकार के लेन देन किसमें होते हैं, नगद में होते हैं। अब रोकड़ आधार का लेखांकन में रोकड़ आधार में कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। तो लाभ कुछ इस प्रकार से कि ये आधार सरल होता है, क्योंकि इसमें कोई माथापच्ची नहीं होती है, तुरंत कैश दे करके वहां पर जो प्रोडक्शन या वस्तु लेनी है, ठीक है, तो सारा वहीं पे क्लियर हो जाता है नगद के चलते, ठीक है। तो यह सरल आधार होता है क्योंकि समायोजन प्रविष्टियों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। दूसरा है यह आधार अनुमानों एवं व्यक्तिगत निर्णयों को हतोत्साहित करता है। और तीसरा है उन संसाधनों के लिए उपयोगी है जहां अधिकांश लेन देन क्या होते हैं, नकदी होते हैं। हानियां भी हैं इनकी, हानियां ये है कि मिलान सिद्धांत का पालन यह नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है लाभ हानि एवं वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं सही चित्र, स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करता। और नेक्स्ट है कि कंपनी अधिनियम 1956 इस आधार को मान्यता नहीं मिलती है, ठीक। तो अब अगला आता है लेखांकन का उपार्जन आधार। लेखांकन का उपार्जन आधार यानी एक्यूरल बेसिस। तो इसमें हम देखेंगे कि उपार्जन आधार के